अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम क्या करे, मजबूरी ये है कि बजट आके ही नहीं दे रहा। दूसरी दफ़ा एक बार फिर बजट की तारीख में जो है वो तोसी कर दी गई और अब 12 तारीख की बाज़गश्त है कि 12 तारीख तक जो है वो अब बजट अनाउंस कर दिया जाएगा वफाक की जानिब से। चलें जी, जब तक बजट नहीं आ रहा तो ज़रा हम तमाम सेक्टर्स पे जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब इस दफ़ा का, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस इसलिए हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही प्रोग्राम में आपको ये बात बता चुके थे कि एफबीआर ने इस दफ़ा अपना ख़ुद तारीख का बुलंद तरीन टारगेट सेट किया है, जो कि इस वक्त जो उसने इस दफ़ा लोगों से टैक्स कलेक्शन करनी है। तो उसकी वजह से अब क्या देखेंगे, क्या बजट लोग समझ रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स को इस दफ़ा कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है। तामीराती शोबा भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके लिए रिलीफ तैयार है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है या तमाम वो ऐसे सोलर्स वाले भी समझ रहे थे या उसके ऊपर अब क्या होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त बाज़गश जो है मार्केट में घूम रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा टारगेट सेट होने के बाद एक बार फिर मुश्किलें जो हैं वो उन्हीं लोगों पे दोबारा डाली जाएंगी जो कि समझा यही जाता है, क्योंकि आपका टैक्स नेट बड़ा नहीं है। जो टैक्स दे रहे हैं कि मज़ीद उनको रिलीफ मिलेगा या मज़ीद बोझ बढ़ेगा। उसके लिए आज बात करने के लिए हम काटी आए हैं और काटी के इलाके में घूमे। हमने कहा ज़रा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में घूम लें। तो साबिक प्रेसिडेंट हैं हमारे जुनेद नकी साहब। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, काफ़ी नॉलेज रखते हैं आप चीज़ों से। आपके पास आपने भी अपने टेन्योर में बजट देख लिए होंगे, सिफारिशात आप लोग भेजते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स आप लोगों के। आपने मेरा सुन ही नहीं लिया कि इस दफ़ा का सबसे बुलंद तरीन टारगेट सेट हुआ है एफबीआर का। आप कैसा देख रहे हैं, क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? कोई एक्सपोर्टर्स के लिए कहा जा रहा है इस दफ़ा एक्सपोर्टर्स को कुछ रिलीफ होगा, वज़ीर आज़म का कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, दो इदारे ऐसे हैं अब, एफबीआर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बदकिस्मती से इनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, जो बजट्स हैं, वो अब पाकिस्तान में नहीं बन रहे बल्कि डिक्टेट हो रहे हैं। और लास्ट ईयर भी जब बजट आया था तो वो यही थी कि जी ये टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं, रेवेन्यू टारगेट्स, लेकिन मेरे ख़्याल है कोई 800 मिलियन का कोई शॉर्टफॉल है, 800 अरब का। तो जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वो तकरीबन मोर और लेस अचीव हो जाएगा, जो फॉरकास्ट है। और अभी भी उनका यही है कि जी टैक्स नेट, जैसे कि आपने अपनी तमहीदी बात में बहुत मुफस्सल आपने बात कर दी, मुख्तसर बात में, लेकिन वो टारगेट्स वो हाई एंड पे ही रहेंगे और वो प्रेशर रहेगा उन्हीं लोगों के ऊपर जो टैक्स नेट में हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे, हम जो देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल खुशाइन बात यह है कि अब जो ये मार्का हक़ और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो फ्लैगशिप हमारी एक है कि जी पाकिस्तान की ब्रांडिंग हो गई है। और कुछ चाइना में ख़ास तौर से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें लग रहा है कि जी एफडीआईज़ कुछ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो मटीरियलाइज़ होंगे। तो उसमें सिलसिला ये है कि यकीनन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिलीफ़ है, ईवी इंडस्ट्री में रिलीफ़ है। आम आवाम को तालीम और सेहत में शायद कोई बात तो की जाएगी, उसका कितने समरात, क्योंकि 2000 अरब रुपए से ऊपर का तालीम का बजट है और तालीम का हाल आप देखते हैं पाकिस्तान में क्या है। और ख़ास तौर पे कराची में, जहाँ तकरीबन 600 अरब रुपए आप खर्च करेंगे अपने सूबाई बजट में। लेकिन खैर वो सूबाई की बात है। तो जल्द बदेर बजट तो आपके सामने आ जाएगा। इंडस्ट्री ने जो डिमांड की है 2 पॉइंट एजेंडा पे 1 वॉइस रेस की है। नंबर 1 के जी एनर्जी के जो प्राइसेस हैं, जो टैरिफ्स हैं, उनको जो है वो इसलिए ठीक रखा जाए क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शदीद मुतासर होगी अगर आपका एनर्जी प्राइस ठीक नहीं हुआ। और उसमें आप देख भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो पा रहा। और प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो ख़ास तौर पर टेक्सटाइल है, वो जो है वो इस वक्त चैलेंजेस का शिकार है। साथ साथ जो टैक्सेशन की बात थी उसमें भी शायद कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ आए, जो सुपर टैक्स वगैरह के ऊपर जो बात हुई है पहले, और अब जो है वो टैक्सेशन में कोई टैरिफ्स जो हैं वो रिवाइज हों और एफबीआर को जो रिफॉर्म्स की बात की गई है उसमें शायद कुछ थोड़ा रिलीफ आपको मिले। तो टारगेट्स जो है वो डेफिनेटली हाई एंड पे हैं और वो अचीव भी हो जाएंगे। इस मुल्क में इतने पैसे इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ में ईज़ ले आएँ और फ्रेंडली पॉलिसीज़ ले आएँ
जिसमें लोगों को मौके में हुकूमत पेट्रोल से ही लेवी के मद में आधा टैक्स जी से ज़्यादा जी जमा कर आपने लेगी। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया कि जी देखिए वो लेवी के ऊपर ही वो बजट तो खैर वो वॉर तो खैर वो एक अब वो कंक्लूड हो रहा है कि जी देखिए अब ये जंग नहीं होगी, लेकिन वो एक एक ये लोगों को पता चल गया कि ये जो प्राइसेस है ऑयल का ये यकसर नीचे नहीं आएगा एकदम से, इसमें टाइम लैग है। लेकिन उस पर हुकूमत को ये एक जो है ना वो फ़ायदा ये मिल गया कि उन्होंने लेवी लगा के एक नई इसको विंडो इन मिल गई कैश उनको। उनको ये बहुत अच्छी विंडो मिल गई है। लेकिन ये इस विंडो के साथ उनको जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है कि जो पैसे बाहर जा रहे थे वो अब यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो जो बात आपने अपनी गुफ्तगू में कर ली कि रियल इस्टेट को अगर दिया तो उसके साथ 70-75 इंडस्ट्री साथ साथ चलती हैं। आवाम जो हमेशा से ख़ास तौर पे कराची से आवाम जब बात करती है तो पीने के पानी की बात करती है, बुनियादी सहूलत की कि नहीं है मौजूद, सेहत मौजूद नहीं है, तालीम मौजूद नहीं है, उस पर हुकूमत को चाहिए कराची को भी कराची के ऊपर फोकस्ड रहें। और जो जो 60% आज भी आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके बहरहाल दे रहा है, 78 से 2-3 साल में 78 से नीचे उतर के 60 पे आया, तो आप देख लीजिए कि जो जो इंजन है मुल्क का, अगर आप उसको जो है वो ख़राब करते जाएंगे तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी, जो कि नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल पिछले साल से बतदरीज बेहतरी नज़र आ रही है बजट में। जो इस वक्त सेंटिमेंट्स और वाइब्स जो आ रही हैं, अब अनाउंसमेंट के बाद ही जो क्लियर पिक्चर है वो पता चलती है। जितेंद्र भाई, हम FECCI में थे, वहाँ काफ़ी बड़ा पैनल था हमारे साथ। वहाँ गुफ्तगू में बात पता चली कि 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है गुज़श्ता सालों के अंदर बतदरीज बंद होती चली गई। अब 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। कुरंगी के अंदर जिनके 4 यूनिट्स हैं उन्होंने आधे कर दिए, 2 यूनिट्स बंद कर दिए, 2 यूनिट चला रहे हैं। तो उसकी वजह आपके इल्म में भी होगा, यकीनन आप यहाँ पे रहते हैं, आपका कारोबार ख़ुद भी यहाँ मौजूद है, बातचीत होती है सबसे। तो क्या इसमें सदाकत है कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं? जिनके बड़े यूनिट्स से एक्सपोर्टर्स के, उन्होंने अपने यूनिट्स बंद किए हैं, आधे आधे यूनिट पे चले गए हैं वो। तो फिर हम कहाँ एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हुए हैं? कौन सी हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं कि हम मज़ीद अपने पास जो है वो डॉलर्स ले आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी? अयाज साहब देखिए, मैं किसी नेगेटिव बात को ना बग़ैर सॉलिड रीज़न के प्रमोट नहीं करता। हम जिस यूनिट में बैठे हैं ये इसी साल इस्टेब्लिश हुआ है और ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। हाँ, जो इस वक्त जीन्स मैन्युफैक्चरर है वो चैलेंजेस का शिकार है। तकरीबन सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जीन्स की है, जिसमें बड़े नाम हैं आर्टिस्टिक, रजबी, सूरती, अख्तर, ये और आर्टिस्टिक के भी कई यूनिट्स हैं। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, ये टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें लेदर सेक्टर भी शामिल है, और ये तकरीबन सियालकोट से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है। उनको इस वक्त चैलेंजेस हैं, रॉ मटेरियल के चैलेंजेस हैं, पानी कोरंगी में बहुत महंगे दामों सब सॉइल का वो ख़रीदते हैं। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो डेफिनेटली, लेकिन अगर हम बात करें साथ साथ टावल इंडस्ट्री की, हम बात करें होम टेक्सटाइल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अच्छा काम है। आप लार्ज एंटरप्राइज से चेक कर सकते हैं। जो 250 यूनिट आप बंद होने की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ ये बात भी करें कि कुछ यूनिट यकीनन नए खुले भी होंगे। हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रेडर कन्वर्जन जो है वो इस वक्त जो है वो राइस पे है। लोग जो है वो एज ट्रेडिंग जो है वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में चूँकि उनके पास जो है वो डजन्स ऑफ एजेंसीज़ जो है वो आती हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है उनको, जो है वो पहले दिन ही जो है वो कारखाना खोलने पे 20-20, 25-25 जो है वो डिपार्टमेंटों का सामना रहता है। क्लिक एक इंट्रोड्यूस कराया गया और ये कहा गया कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो सब चीज़ जो है वो वन विंडो ऑपरेशन कर दिया है और डिजिटाइज कर दिया है। वो प्रैक्टिकली इतना जो है वो अभी नज़र नहीं आता, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल जो बात आपने कही है कि जी बंद हुए हैं, तो यकीनन कारखाने बंद हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नए नहीं खुले, उनको रिप्लेस भी किया गया है। उनको जो है जितने बड़े यूनिट्स की मैं बात, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने, जिनके आपने नाम लिया, उन्होंने अपने यूनिट्स बंद नहीं किए। देखिए शट डाउन आप ही की तरफ से हमें खबरें मिलती हैं। जी, 1-2 बड़े नाम हैं जिन्होंने अपैरल के अपने बिजनेसेस क्लोज किए हैं और वो उनकी लोकल इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस थे,
इसलिए जो लोग उनकी जो लोकल सेल्स है उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से एक बड़ा नाम आपको पिछले चंद महीनों में नज़र आया था, लेकिन ऐसा नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। हाँ, डेफिनेटली इसीलिए इंडस्ट्री बार बार ये पुकार दे रही है कि देखिए अगर ये रविश रही तो जो है वो स्नोबॉल इफेक्ट रहेगा और ज़्यादा वक्त इंडस्ट्री ब्रेक का हुआ है, आपसे बात मजीद करते हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, जुनैद भाई बैठे हों तो बातचीत वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बजट पे और लार्ज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये आती है जुनैद भाई कि इस मुल्क का बजट 100 बड़े ख़ानदानों की ईमा पे बनता है। आप लोगों की सिफारिशात, आप लोगों की गुजारिशात, आप लोगों की चीखो पुका नहीं सुनी जाती। आप लोग मिलते हैं, बुलाते हैं, हम जो बात कर रहे हैं 100 बड़े मुल्क में कारोबार करने वाले जो ख़ानदान हैं वो कहते हैं कि जनाब हम 40% का टैक्स देते हैं, जो हम चाहते हैं। हम किसी फेडरेशन को नहीं मानते, हम किसी एसोसिएशन को नहीं मानते, ना हम उनसे मुंसलिक हैं, ना हमें ज़रूरत है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम फ़ोन उठाते हैं, वज़ीर आज़म क्या ऊपर तक सब लोग उनके फ़ोन एक कॉल पे उठा लेते हैं। तो फिर आप लोगों की सिफारिशात कौन सुनेगा? जो वो 100 बड़े ख़ानदान हैं, आप कह रहे हैं कि हम बार बार चीख रहे हैं कि हम क्या, बच्चे से भी पूछो तो वो यही बोलता है कि भाई आप 9 सेंट की बिजली पत्नी, हम खबरें चला चला के हमारे बाल सफ़ेद हो गए बोल बोल के, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। सर ये बिल्कुल जो बात आपने कही है, मैंने आपको एनर्जी टैरिफ्स का जिक्र किया, साथ साथ पॉलिसी रेट भी जो हमारा रीजन में इस वक्त 11.5 पे जो है वो है मौजूद। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो न्यू एंट्रेंट के लिए भी कि जिसको कैपिटल चाहिए हो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए भी, अगर आप कोई जगह लेने चाहते हैं, अगर कोई जगह नहीं भी लेते, किराए पर भी लेते हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इंडस्ट्री के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है भी तो भी। लेकिन सर बहरहाल आपने जो बात कही है वो सुनवाई की बात जो है वो मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी सुनवाई जो है वो एक लिमिट है उसकी। हम जो भी वो आप वैसे तो हमें जो है वो मुहावरतन ये अब कहना शुरू कर दिया कि जी खिलन को मांगे चांद, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चांद नहीं मांग रहे। हम जो रियल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसकी हमेशा बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन में कंपैरिजन करने की बात करते हैं। जो पिछली हमारी गुफ्तगू हुई, हमने आपको अर्ज़ किया कि जी टेक्सटाइल सेक्टर में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो नेबरिंग कंट्री हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, आप उससे भी निकल जाएं, आप कंबोडिया और वियतनाम तक चले जाएं, आपको रीजन में ये एनर्जी प्राइस कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको जो इस वक्त पॉलिसी रेट है ये कहीं नहीं मिलेगा। इस वक्त उसकी वजह से, आपकी इन्फ्लेशन रेट की वजह से आपका जो मिनिमम वेज हो गया है, आप देख लीजिए ये मिनिमम वेज नंबर 1। स्किल्ड लेबर की अगर आप बात करें, आप बांग्लादेश से आप compete कर लें, साथ साथ वुमेन वर्कफोर्स से compete कर लें। हम हमेशा ये बात करते रहे कि जी आप 1 साल की बात करते हैं, बैठते हैं, ये अब लोग जो है वो इससे आगे निकल गए। आप 1 साल के बजट की बात क्यों करते हैं? लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए। आप अपने आदादो शुमार में बताते हैं कि 25 करोड़ की आबादी हम मान लेते हैं सर झुका के, आप कहते हैं 65% 15 साल से लेके 29 साल तक की उम्र, हम सर झुका के सुन लेते हैं। उसके बाद हम ये आंखें लगाए और कान लगाए ये देखते रहते हैं कि इस आबादी के लिए आप आगे क्या करने जा रहे हैं, आपने इस आबादी को किस तरह कैपिटलाइज करना है। अगर आपकी ये ह्यूमन रिसोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको कैपिटलाइज करना कब शुरू करेंगे? इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स होते हुए आप देख लीजिए, ना तालीम के मैदान में, ना आईटी के मैदान में, ना स्किल के मैदान में, आप वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं कि फॉर सम रीज़न आपका 2.5-3 करोड़ बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग देके आपके पास इंडस्ट्री नहीं, कहाँ उसको मैकेनिक बनाएंगे आप? सर आप उसको इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे? सर कौन सी ट्रेनिंग दिलाएंगे आप वोकेशनल ट्रेनिंग के? सर एक वक्त आप में उसको डाइंग, पहले तो चलो डाइंग मास्टर होता था, अब तो जब प्लांट ही नहीं है, डाइंग मास्टरिंग क्या चीज़ सिखाएंगे आप वोकेशनल ट्रेनिंग में? मुझे ये तो बताएं। चले आईटी मुझे समझ में आता है सर। हमारे यहाँ अभी जैसे 16 बिलियन US डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो गारमेंट टेक्सटाइल सेक्टर की है। आज भी दुनिया की बेहतरीन शर्ट जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में बन रही है। आपका बेहतरीन वर्क्समैन जो है, वर्क्समैनशिप गारमेंट का पाकिस्तान में नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आपने क्या काम किया? आपका सर उसको आप तनख्वाह क्या देते हैं? सर आप
थर्ड पार्टी के ऊपर कौन, सिर्फ सर, एक्सपोर्टर्स के अलावा मैं सारा एक्सपोर्टर यूनिट तो नहीं होता ना, सर, एक्सपोर्टर भी सामने सबलेट कर नीचे दे देता है कि भाई उसको आउटसोर्स करता है, वो वहाँ थर्ड पार्टी पे रखता है बंदा। 30,000 से ऊपर आप किसी लेबर को देने को तैयार नहीं है। आप इतनी बड़ी नौजवान पावर को अगर आप इस तरफ लगाएंगे तो फिर वहाँ हुकूमत 50,000 कहती है, आप कहते हो हम 30,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अभी 10,000 रुपये बढ़ेंगे, आप ही लोगों की तरफ से शोर हो जाएगा कि भाई 50,000 रुपये इतनी मुश्किल से माने थे। वो कितने पे आप लोगों की लास्ट बजट में बातचीत तय हुई? 40,000 रुपये। अयाज भाई, प्रोपोर्शनली आप चूँकि जाते हैं और लोगों का जो है ना, मैंने देखा है कि आप रोड शोज़ करते हैं, फैक्ट्री के बाहर लोगों को इंटरव्यू करते हैं। आप जाइए कंप्लाइंट फैक्ट्री के पास जाइए, आप देखिए 47,000 जो है वो उसकी स्किलफुल जो लेबर है उससे पूछिए, अच्छा चलो 47,000 तो तुम्हारी तनख्वाह है, तुम सही बताओ तुम घर क्या लेके जाते हो, मैं बताता हूँ। वो सर तो वो कम से कम 1 से 2 घंटा रोज़ाना का उसका ओवर टाइम है, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसकी कंट्रीब्यूशन सैसी की, EOBI की, अगर आप कलेक्टिव उसका टेक होम देखेंगे सर 65 to 70। मैंने जो बात गलत, मैं गलत बोल रहा हूँ आप, मैंने आपको बोला जो एक्सपोर्टर्स है वो तो देगा, उसके ऊपर मजबूरी है सर, लेकिन जिसने उसने अगर जहाँ जिसको बाहर दिया हुआ है, जिसने उसको आउटसोर्स किया हुआ है, सब तो एक्सपोर्टर्स नहीं है ना सर। यहाँ पे मेरी भी सकत नहीं है या आपकी सकत नहीं है, तीसरे आदमी की सकत नहीं है। वो छोटा यूनिट लगाएगा, वो किसी एक्सपोर्टर के लिए काम करेगा, वो देगा 50,000 रुपये। सर आज मुझे बताइए कोरंगी की कौन सी गारमेंट इंडस्ट्री है जिसके बाहर ये नहीं लिखा हुआ सिलाई के माहिर कारीगरों की ज़रूरत है? सर ज़रूरत है तभी बैनर लगा रहे हैं और भर्ती के लिए ओपन है और लोग नहीं है। अच्छा चलिए हम इस बहस में नहीं पढ़ते, हम IT सेक्टर पे आ जाते हैं। आप आज भी IT सेक्टर की कितनी बात सर आप पिछले 8 साल से आप सुन रहे हैं कि IT सेक्टर में कितने पैसे बजट में खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, हमारी एक्सपोर्ट $4 बिलियन तक भी पहुंची। हमारे इंटरनेट का हाल देख लें, जो बेचारे लेके 4 बिलियन पे पहुंच गया, तकरीबन 4 बिलियन पे सर आप टच कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद। और आपको आज जो है वो 14 बिलियन की बात हुई थी, आगे आपका 10 बिलियन का नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान था, जिसमें से 2.5 साल आपके गुजर चुके हैं। क्या आपने कौन सा आप माइलेज आपका था, आपने 1.25 बिलियन पे आपने कहा था कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में 2.5 साल निकाल चुके, और आप उसमें कितना बढ़ा सके? आप 1.5 से 1.25 बिलियन बढ़ा सके माजरत के साथ। और आपका क्यों सतही काम लैपटॉप, सर लैपटॉप बांटने से नहीं होगा। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाइए, जो क्वालिटी ऑफ वर्क वो दें। आप बोले यार सिर्फ 100 बच्चों को ही IT सिखाओ, लेकिन ऐसी सिखाओ टच वुड, सीने पे हाथ रख के आप कह सकें कि यार इन बच्चों ने जो सीख लिया है ना। सर फिर बात देखें, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें इनको सिखाने के लिए पहले हमें लैंग्वेज कोर्स कराने पड़ेंगे, हमें अंग्रेज़ी सिखानी पड़ेगी। अगर आप आम बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर आप मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको तो सबसे बड़ा मसला उसकी तालीम है। सर 15 साल से 29 साल के लिए आप बताइए, हुकूमत हमें बता दे कि ये काम कर रही है, आगे जाके ये जो पॉपुलेशन है ये इस मुल्क की मईशत का हिस्सा बनेगी, ज़रिया माश शुरू कर देगी। आपने ख़वातीन के लिए क्या काम किया? 51% ख़वातीन हैं आपकी टोटल पॉपुलेशन में, और उन्हीं में आपने हुकूमत ने बताया कि उसमें ही उनका जो फ़ीसदी हिस्सा है वो तकरीबन 65% से भी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पर्दा, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा है, इंडोनेशिया हमसे ज़्यादा है। ख़वातीन की वर्क फोर्स देखें मईशत में कितना। सर हम जो है वो सतही काम, एक साल की प्लानिंग या 2 साल की, अगले साल का बजट तकरीबन मोर और लेस फाइनल होने के लिए आपको जो है वो IMF और ये इन इदारों में वो पड़ा हुआ है कि जी अगले साल का बजट ये है। आपको अगर हम बोलें कि आप चलें फाइनेंस मिनिस्टर बने और आप बना के दें हमें बजट, तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से 2-3 ऐसे इकदाम हैं जो आप बोलेंगे ये वॉर फुटिंग के ऊपर करने चाहिए, तो हमारी शायद आगे जाके मईशत और हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो जाएगी? सर हमेशा से वॉइस करता रहा हूँ कॉटेज इंडस्ट्री, 1 कमरे की 2 कमरे की इंडस्ट्री। आप चाइना देख लीजिए, उन्होंने हुनर सिखाया और हुनर सिखाने के बाद उसको कमर्शलाइज़ किया। आप अगर सिर्फ बातें करते रहेंगे माइक लेके और तकरीरें करते रहेंगे अच्छी, ये सर मईशत हमारी नहीं खड़ी होगी। हमारे पास कितनी ही अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाए, हमें एक्शन नहीं करना, हमारी नीयत ही नहीं है, और हमने बस ऑप्टिक्स दिखाने कि सर हमने जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, इतने हज़ार अरब खर्च कर दिए। सर आवाम के हालात ठीक नहीं होंगे, लोगों के घरों में ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है। इस वक्त कराची शहर में जो आदमी काम करने के लिए आ रहा है,
वो इंतहाई थका मांदा आता है सुबह काम करने के लिए। हमें अफसोस होता है कि ये कैसे रात गुजार के आया है और किस फ़िक्र के साथ आया है, तो इससे क्या हम प्रोडक्टिविटी लें, क्या डिमांड करें कि तुम काम करो, तो हमें हमें ख़ुद अफसोस है। और इसीलिए वो यही वजह है कि हमारी फेडरल और प्रोविंस जो है वो इन मामलात में संजीदा नहीं दिखाई देती। सिर्फ वक्ती चीज़ें और अपनी सियासत के लिए लोग काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए संजीदा नहीं लगता कोई भी। फिर क्या होगा फिर? क्या सर मैंने तो आपको बताया, आपने मुझे होगा क्या? आप जब सर हम तो ये अब पानी सर तक पहुंच गया है। सर हम देखिए, अभी भी लोग जो है वो पुराने चीज़ों को ले लेके यही बात करते रहते हैं कि देखिए मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने इसको बचा लिया। अरे क्या बचा लिया आपने? आप अपना टाइम पूरा करेंगे और उसका अमालनामा आपका सामने जब आएगा, जब चार्जशीट आएगी, जब पता चलेगा कि आपने क्या किया। आपने भी सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम किया या मुल्क के किसी एक आध क्लस्टर में आपने जो है। अब हम दोनों इस वक्त अपना खून जला लेंगे। सर हम इनकी सियासत पे बात कर लेंगे। वो हमें अभी सर गवर्नेंस के लिए देखें, गिलगित बल्तिस्तान के जब वो बोलेंगे देखें सर, फिर हम पे एतमाद किया, और वही दोनों सर पार्टियां जो है जो कितने फेडरल में बैठी हैं वो आ गई वापस। अयाज भाई, कितने अफसोस की बात है अगर हम कराची वाले अपनी प्ली लेकर जाएं, अपनी दरख्वास्त लेकर जाएं, अपनी रुदाद लेकर जाएं और हमें ये जवाब मिले कि हम चूँकि जो है वो एक मीसाक जमहूरियत में हैं और हम जो है वो सिंध पर नहीं काम कर सकते और बाकी जगहों पे काम कर सकते हैं, तो बताएं आप कराची वाले को कितना अफसोस होगा कि अभी तो उसका नंबर आएगा ही नहीं, आगे आने वाले साल में भी नहीं आएगा। उसको सीधा खरा जवाब मिला है कि हम मीसाक जमहूरियत में, हम सिंध में, कराची में कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल आप 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मीसाक जमहूरियत जिंदाबाद। थैंक यू सर। थैंक यू। चलें जी, वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का। जुनैद भाई ने हमें बता दिया कि इस वक्त बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो एक मीसाक जमहूरियत में हैं, जिसकी वजह से वफाक की जो बड़ी जमातें हैं वो इस तरफ काम करने को तैयार नहीं है। और वैसे भी अब बहुत सारे मामलात जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबाई हो जाते हैं, तो फिर तालीम और सेहत जो आप बात कर रहे हैं तो फिर सूबाई मामला हो जाएगा। फिर सूबाई बजट जब आएगा तो फिर उस पर भी बात करके देख लेंगे कि फिर क्या सिंध हुकूमत इस वक्त उसके ऊपर क्या टेक लेती है। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद बजट के ऊपर किसी माहिर माशियात के साथ बैठेंगे, ज़रा उनसे भी पूछेंगे वो कैसा देख रहे हैं आने वाला बजट। यहाँ ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था कि जब वापस आएंगे तो यकीनन दोबारा बजट पे ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर के साथ स्पेशल कन्वीनियर हैं जो कि स्पेशल जोन्स को ही देखते हैं, आसिफ शेख जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, कैसा देख रहे हैं वैसे तो ओवरऑल बजट कैसा देख रहे हैं आने वाले दिन? जो मैं सबसे इस वक्त जो बात चल रही है मैं सबसे यही बोल रहा हूँ कि तारीख की बुलंद तरीन टारगेट FBR ने आपके सामने रख दिया है। टैक्स नेट वही है, बोझ आप पे और मुझ पे मज़ीद पड़ेगा। लोग ऑप्टिमिस्ट हैं कि जनाब कुछ रिलीफ मिलेगा इस दफ़ा टैक्स पेयर्स को या एक्सपोर्टर्स को। आपके इनसाइट क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। रान साहब, बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाई जाएं बजट से। कुछ तो बेहतरी सुन रहे हैं हम कि कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर होगा, बल्कि मेरा तो कोर चूँकि सब्जेक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है तो हम ये भी सुन रहे हैं कि उसमें भी EPZ के लिए भी कुछ शायद बेहतरी हो। लेकिन बहरहाल देखें, ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस नहीं है कि जिसमें हम समझें कि बहुत कुछ हमें ट्रेडर्स को या बिज़नेस को, इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिलेगा। तो अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि मायूस कुन बजट ना हो, तो हमारी तो उम्मीद ये है। लेकिन हमारे मुतालबात काफ़ी हैं, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि वो सारे पूरे हो सकेंगे या इस बजट में पूरे हो जाएं या आइंदा। लेकिन अगर इतना भी हो जाए कि जिसको कहते हैं कि भाई काम चल जाए हमारा, कि अगले बजट तक हम काम चला लें, तो कम से कम अरबाब इख्तियार को तो चल जाएगा ये सर। करना मैं सबसे चाहिए। एक ही बात कर रहा हूँ कि लेवी में जो नया विंडो खोला है ना हुकूमत ने, बड़ा ज़बरदस्त, हर आदमी उसके अंदर शेयर डाल रहा है और लेवी की मद में वो आपसे तकरीबन $6 अरब आपसे निकाल लेंगे। लेकिन बात यह है कि देखिए इस वक्त सूरत हाल मुश्किल है। इस वक्त सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं, एक तो ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ऑल्दो के कुछ कम किए हैं रिसेंट इन्होंने, लेकिन नहीं हो रही, लेवी बढ़ रही है। अच्छा, ओवरऑल देखें पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आप जेब से जब पेट्रोल स्टेशन पे खड़े होकर आप कितने पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो मैं तो इसको कहता हूँ कि ये भी जगलरी और आई वॉश है। और कितने बढ़ाए थे, कितने कम किए थे। और इसमें एक और भी चीज़ है कि आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। मतलब आपको पहले तो ये था कि भाई चलो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद कुछ हो रहा है, अब तो आप हर हफ्ते की आपको तलवार लटक रही है। आपको ये पता नहीं कि इस दफ़ा अच्छा कुछ, अगर जैसे ईरान वॉर को ही ले लें, ईरान इसराइल वॉर को,
कुछ नई डेवलपमेंट होगी तो पता चला जी इस हफ्ते में बढ़ गए, तो अनसर्टेन सिचुएशन हो गई है। फिर एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो गलत हो गई एक्सपोर्टर के लिए, जैसे फिक्स टैक्स रिजीम से उनको निकाल दिया, FTR से निकाल दिया, उससे भी असर पड़ा। अब ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें तो वो कहते हैं कि जी आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई नहीं, तो उससे पहले भी क्या फ़र्क था, नहीं था, लेकिन बहरहाल मुश्किलें बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स के सर बात ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो पहले एक बात पे बोलते हैं जी हमें बिजली सस्ती दे दें, चलो जी बिजली सस्ती मिल जाएगी, फिर वो आ जाते हैं जनाब कि हमारे फिक्स टैक्स रिजीम का मसला आ गया, उसे निकाल दिया, फिर एडवांस टैक्स का मसला आ गया, फिर उनके पास उनको जो है वो अपना जो टैक्स रिटर्न्स का मसला आ जाता है कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, वो कह रहे हैं हमारे जो है वो इतना सारा हमारा कैपिटल फंस जाता है, वो नहीं मिल पाता। तो एक्सपोर्टर तो पहले एक कोई एजेंडा देते हैं ना, आप भी तो एक के बाद एक 5 कहते हैं हमें 6 चीज़ें हमें इस पे रिलैक्स चाहिए। देखें हम तो ये कह रहे हैं कि कौन सी मान ली, क्या आपने एनर्जी में मदद कर दी, फ्यूल में मदद कर दी, बिजली में गैस में कुछ सहूलत कर दी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा टैक्स नेट में क्यों लोग नहीं आते? अभी प्रोग्राम से पहले आप बात कर रहे थे, आपने खुद ही कहा खौफ व हरास। आप 25,000 की बात कर रहे हैं कि 25,000, वो 2,000 रुपये दे के आने को तैयार नहीं होते। वो 2,000 रुपये दे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में 5,500 दे देंगे, लेकिन वो 2,000 दे के एंटीएन लेना नहीं चाहते। तो ये इस पे कभी किसी ने गौर किया है कि ये इतनी ख़तरनाक क्यों है मामला, कि वो डबल टैक्सेशन में जा रहा है? अब वो जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है या नॉन फाइलर है, वो तो ज़्यादा टैक्स देता है ना, वो ज़्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन वो नेट में आने को तैयार नहीं है। बात ये है कि FBR ने जो पूरी कलेक्शन के अंदर जो करने के बाद जो इस वक्त कलेक्शन हो रही है वो 4% की है, जो आपके बिजनेस कम्युनिटी से उसने लेनी है। उसके बाद जो उसकी हरासमेंट है, जो FIRs हैं, जो मुझे अभी FPCCI में मैं गया तो उन लोगों ने मुझे ये बोला कि हमसे अगर पूरी बिज़नेस कम्युनिटी से जो उन्होंने परसेंटेज निकालो तो वो 4% की परसेंटेज बनती है आपकी टैक्स कलेक्शन की। उसके लिए वो इतना बड़ा इदारा, उसमें इतने सारे लोग, और उसके बाद जितनी FIRs आज तक हुई हैं बिजनेसमैन के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उसका आउटकम क्या निकला? आपने सिर्फ हरासमेंट तो कर दी उसके साथ, लेकिन आपने आज तक उसे वसूली नहीं कर पाए। यही बात है। वो जो FIR हुई है वो इतना खौफजदा हो गया, छोटा आदमी वो कहता है भाई मुझसे अंडर दी टेबल मुझे हर महीने पैसे ले जाओ, अगर हर हफ्ते ले जाओ। राना साहब, एक दुकानदार खौफजदा करने का मतलब ये है कि पूरी मार्केट को आपने हटा दिया, पूरी मार्केट। अगर किसी एक के साथ कुछ ऐसा बुरा तजर्बा होगा, वही कहेगा मैं 4,500 में 5,000 पे कर देता हूँ, मैं 2,000 रुपये पे करके मैं नेट में नहीं आना चाहता। ये जो नई स्कीम आपने सुनी है कि अभी 25,000 फिक्स टैक्स की बात हो रही है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसको ट्रेडर्स दुकानदार एक्सेप्ट कर लें। सर लेकिन नहीं होने देता ना। मैं देखें ताजिर स्कीम भी आपने देखी है ना, इसी शहर में हमने बातें सुनी, शुरू में चली, हाइप बनी, लोग आए, POS की बातें हुई, POS भी लगाने के अंदर हमने देखा वही लोग आके आपको बाबू जो है वो बता के जाता है कि चोरी करने का तरीका कार क्या है। तो मसला तो सारा यही है, या तो फिर किसी इदारे को बदल दें या ये FBR के लोगों को नए लोग ले आए। ये तो मैं आप ही बता सकते हैं। देखिए नए लोग के ये हैं कि वो तो सब कुछ इसी सोसाइटी से आना है, मेरे ही सब भाई हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, तो मतलब सोसाइटी चोर होगी। लेकिन मतलब हम नए कहाँ से लोग लाएं, नए कहाँ से लाएं? मतलब इसी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ना, रिफॉर्म्स करने। और देखें सब बुनियादी चीज़ क्या है नेट में लाने के लिए कि खौफ और राज को ख़त्म करना है। कुछ अच्छा तजर्बा मार्केट के साथ होना चाहिए, मार्केट का रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कराची को एक सिंबल बनाएं कि कराची के लोगों को इंक्लाइन करें कि वो नेट में आएँ, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अगर वो टैक्स नेट में आते और सारी पाकिस्तान के लिए अच्छा पैगाम जाता है तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगी। 6 लाख दुकानदार कहते हैं हमारे पास होंगे, तो ये आपको लगता है 6 लाख दुकानदार होंगे शहर के? देखें मैं तो इस स्कीम पे ही मेरे डाउट्स हैं कि मैं चाहता हूँ कि आए ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर है इवेंचुअली उसका बर्डन आप पे और मुझ पे कम होगा, ऐसे ही ठीक है, वो हम पे कम होगा। लेकिन कुछ चीज़ नज़र भी तो आ रही होती है कि पुराना जो हमारा तजर्बात है उसकी रोशनी में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जिस तरह से भी तो चेंज कराना है आपने। बस ये सारी चीज़ें हैं, ये दोनों तरफ से होगा, ये दोनों तरफ से होगा। अच्छा मैं आपसे कुछ बात क्विकली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की भी करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारा 3 तरह से हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से प्रोडक्ट जो है वो EPZ से बाहर आती है 3 तरीके से। एक बहुत ज़्यादा कामयाब ये नहीं हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन काम कर रहा है। और इस वक्त हमारा जो मामला आया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोटल प्रोडक्ट का 80% हमें इजाज़त है एक्सपोर्ट टू अब्रॉड कर दें, और 20% हम उसको दे सकते हैं कराची में। अच्छा, और जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और मिसकॉन्सेप्शन है, जो कराची में प्रोडक्ट बन के आ रही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, उसका भी मेजर शेयर वो री एक्सपोर्ट हो जाता है।
अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से प्रोडक्ट बना के देता हूँ आपको, आपकी शहर में फैक्ट्री है, मिसाल के तौर पे अभी आप एक फैक्ट्री से इंटरव्यू करके आ रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट्स ईपीजेड से लेते हैं, वो ईपीजेड से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको अपने गारमेंट्स में स्टिच करके या और अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है। हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी इनडायरेक्ट भी किसी हम एक्सपोर्टर को में दे रहे हैं। अब एक आपका हिस्सा है, तीसरा जो सेगमेंट रह जाता है वो है 20%, जो हमारा लेफ्ट ओवर है या कोई शहर में जिसकी ज़रूरत है या शहर में जिस आइटम की मार्केट उसको 20% जो शहर में लाने का तरीकाकार क्या है? उसको तरीकाकार ये है कि उसका डॉक्यूमेंट फाइल होता है कस्टम्स में, अप्रूव होता है और उसके ऊपर जो ड्यूटी टैक्सेस होते हैं वो हम देते हैं, वो हम देते हैं। आम इंपोर्ट करने वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए मिसकॉन्सेप्शन है वो मैं कुछ यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से क्लियर करना चाहता हूँ कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो 20% है वो हम ड्यूटी और टैक्सेस दे के लाते हैं पाकिस्तान में या टैरिफ एरिया में। तो कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। अगर अब जो हम सुन रहे हैं कि 20% को ख़त्म कर देंगे तो इससे इफेक्ट हो सकता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ईपीजेड एक बेहतर जगह है और वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को अगर सपोर्ट किया जाए हुकूमत की तरफ से तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का सर, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ सवालात हैं इस बजट को लेके, जहाँ कंसर्न भी मौजूद हैं तो कुछ सवालात भी मौजूद हैं, तो वो हम करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक एक नाज़रीन, आने वाला बजट जो कि आके ही नहीं दे रहा, दूसरी दफ़ा फिर एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि उसकी तारीख में तोसी कर दी गई है। उम्मीद है कि सर 12 तारीख तक जो है वो ये बजट आ जाएगा। आसिफ साहब, कैसा लग रहा है इस दफ़ा का बजट की वही हम पुरानी रागनी जो है वो लग रही है? सब बोले जा रहे हैं कि जनाब बोझ कम हो जाए, बिजली की कीमतों के ऊपर ख़ास फोकस हो जाए। आप लोग की सिफारिशात कुछ आपके जहन में कि इस CCI ने इस दफ़ा क्या ज़्यादा डिमांड कोई वन लाइनर में भेजा है या इस दफ़ा भी कोई लंबी चौड़ी बुक नहीं, वन लाइनर तो क्या है कि वन लाइनर तो नारायण साहब हो ही नहीं सकता, इतने मसाइल हैं कि वन लाइनर में कैसा हो। एक्सपोर्टर बोल सब एक ही आवाज़ है, कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें कम कर, बिजली की कीमतें कम कर दें, गैस बेहतर हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। देखें, जो ट्रेवल टाइम जो कंटेनर की जर्नी 45 मिनट में फैक्ट्री से पोर्ट तक होनी चाहिए, 45 मिनट, अगर वो 2 घंटे 45 मिनट में होगी तो फिर आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ दुनिया में जो है ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर 30 की स्पीड से ऊपर चल भी नहीं सकता उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी तजावीज़ जाती हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स से, बहुत सारी तजावीज़ अक्सर और बेशतर वो एक्सेप्ट भी हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला एक्सपोर्ट का है, देखें जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपका दारोमदार रेमिटेंसेस पे आ गया इस वक्त, इस रेमिटेंसेस पे, कि वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक्सपोर्ट के फिगर से वो बेहतर जा रही है रेमिटेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये हमें इस पे, लेकिन अभी उसके पेपर भी रेड अलार्म आ गया है क्योंकि जहाँ रीजनल के जो इस वक्त हालात बने हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आप सिर्फ उसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएं कि आप रेमिटेंसेस पे ही रिलाई करते रहें और आप अपनी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाएं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट पे कुछ काम नहीं हो रहा। तो अल्लाह करे कि इस बजट के बाद हम एक प्रोग्राम करें और हम शुक्रिया का प्रोग्राम करेंगे जी इतना सब कुछ हो गया। और लेकिन बहरहाल अब जो भी सूरत हाल है, मैं लगता है वो जो नई स्कीम ताजिर, छोटा ताजिर कराची चैम्बर से जो मुंसलिक है, चलो वो मान जाएगा, या 25,000 रुपये फिक्स टैक्स के ऊपर मान जाएगा? देखें, बात यह है कि 25,000 तो मैं समझता हूँ शायद इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन वो साल के 25,000, लेकिन 2,000 रुपये महीना। देखें बात क्या है कि अगर 200 रुपये महीना भी हो, 200 रुपये महीना भी हो और साथ में खौफ व हरास हो और उसके सामने मिसालें हो लोगों की कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, ऑडिट में ऐसा हो गया, तो ये जो माइंडसेट है ना, ये लोगों का चेंज कैसे होगा अगर बेहतर सरकार की तरफ से, इदारे की तरफ से कुछ बेहतरी। लेकिन देखें आप चैम्बर से जब लोग मुंसलिक होते हैं तो लोग आपकी तरफ भी देखें, लोग जो वहाँ मौजूद बैठे हैं, मैं हूँ खुद, हमें भी बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, लेकिन मजबूरी है कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम टैक्स नेट से बाहर चले जाएं, हमें तो नेट में आना ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि लोग परेशान हैं नेट में आने से, वो ज़्यादा टैक्स दे देते हैं लेकिन नेट में आने से वो परेशान होते हैं। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के इदारों को भी कुछ बहुत ही अजीब और गरीब कर दिया। जो टैक्स पेयर है वो खुद टैक्स कलेक्टर बना हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे थे किसी से कि वो कहता है पहले जिससे मैं टैक्स ले रहा हूँ उसका
जिससे मैं माल ले रहा हूँ, खाम माल, उसके लिए भी मैंने जो है अगर वो देखें, ये असल बात ये है कि मैं कितने लोगों की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, ये चीज़ कितने लोगों की जिम्मेदारी मैंने तो लोग उनका कहते हैं ये जाके काम हम मैंने करेंगे। उनका ख़ानदानी शजरा चेक करना है कि कौन आदमी है, मैं इससे रिश्ता कर सकता हूँ, मैं इससे कारोबार कर सकता हूँ, मैं इसको माल बेच सकता हूँ, मैं इसको सीमेंट बेच दूँ, सरिया बेच दूँ, ये कौन है। तो यही वो चीज़, उससे टैक्स लेना है, उसका काटना है, उसके बाद देखें, उसका जमा भी कराना है, यही फिर यही रेड टेप है ना, यही रेड टेप है कि इसको जब आप इतना इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या होगा। मतलब आपने एक टैक्स पेयर के सर पे क्या कितनी चीज़ें डाल दी, कंप्लाइंसेस बहुत तो ज़्यादा। कॉम्प्लाइंसेस बहुत ज़्यादा है। और वो टैक्स तो लोग दे देते हैं, बल्कि मुझे एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बंदे ने मुझे बताया, एक मेंबर ने हमारे, उसने कहा कि मैंने टैक्स पे कर दिया था, कोई मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न मैंने पे कर दिया, मैं रिटर्न फाइल करने से रह गया, मैं टैक्स जो इन कैश अमाउंट था वो पे कर दिया, उस पे भी इतनी ज़्यादा पेनल्टीज़ लग गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सिंप्लीफाई करना होगा। पेनल्टीज भी लगती हैं। अब ये देखें, भी बड़ा मसला मैं है। आपको एक बात बताऊं, मेरे जहन में एक बात आ गई सिंप्लीफिकेशन से। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस की मिसाल देता हूं। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है एक और रिन्यू कराना है आपको, तो आप किसी भी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, अपना फॉर्म फिल करें, वो आपसे डॉक्टर 2-4 सवाल करेंगे, आपको चेक करेंगे, वो स्टैम्प कर देंगे, साइन कर देंगे, और वो आपने ऑनलाइन फॉर्म जमा करा दिया, आपका रिन्यूअल शुदा लाइसेंस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से घर आ जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरी फैमिली को लाइसेंस इस तरह मिल चुके। तो इसका मतलब है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। पहले कभी करना चाहें तो। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह भी रिन्यू हो सकता है। तो करना चाहें तो ये हो सकता है। 1 पेज का इसको असेसमेंट फॉर्म करें, सिंप्लीफाई करें, और ऐसा ख़तरनाक ना हो कि फॉर्म देख के ही लोगों के पसीने छूट जाए। अगर मेरी मिसाल मैंने ले जो लें भी फॉर्म तो देखा उसके अंदर कुछ चीज़ों पे जो मुझे एतराज़ मुझे पढ़ के हो गया, तो दुकानदार कहाँ से मानेगा उस बात को। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो फिक्स टैक्स रिजीम के लिए जो उन्होंने 2 पेज का फॉर्म बनाया, उसमें उन्होंने पूछते हैं कि पहला एक जो मुझे लगता है जिसके ऊपर एतराज़ उठेगा वो ये कि कितनी मालियत का माल आपने से बिज़नेस शुरू किया और सालाना कितना आपका टर्नओवर है, वो कौन बताएगा आपको। ये जब फिक्स टैक्स ला रहे हैं तो ये फिर 2 क्लॉज लाने की ज़रूरत क्या थी। बस यही बात है। फिक्स टैक्स में अगर आप ला रहे हैं, आपकी भी अकल और मेरी अकल, बाशऊर आदमी यही बोलेगा ना कि आप देखें, फिक्स टैक्स है, आपने 25,000 लेने। ये वही बात आपने रान साहब खुद कर दी जो एमनेस्टी स्कीम के लोग बातें करते थे, कि वो कहते थे कि जी हमने तो गुड फेथ में आके हमने ये भी कर दिया, वो कर दिया, और बाद में जो हमसे सवाल जवाब भी हो रहे हैं। तो ये मैं आपसे बार बार क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके चैनल के थ्रू कि थोड़ा सा रवैया नरमी की तरफ लाएँ। हमारे जो इदारे हैं नरमी की तरफ अगर रवैया रखेंगे तो शायद कुछ बेहतरी हो मैं सके। कहता हूँ कि आप सख्ती करें। दुनिया में टैक्स के लोग ऐसे ही सख्ती होती, लेकिन उससे फ़ायदा हुकूमत को होता है। यहाँ सख्ती करने के बाद फ़ायदा इंडिविजुअल्स उठाते हैं, वो अच्छा, वहाँ के और इदारे के लोग आपको इतना डराते हैं और फिर आप खुद मजबूर होते हैं भाई मेरी जान छुड़ाओ, लेकिन वो कहते हैं इस जान छुड़ाने के कुछ इतने पैसे बड़े लगेंगे। बिजनेसमैन ने कहा कि हमारी कुछ रिफ़ंड थे, गाड़ी के सिलसिले में रिफ़ंड थे, तो मैं क्लेम करना चाह रहा था। तो उनके जो टैक्स कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा यार अगर आपको इस रकम से कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला तो आप इसको छोड़ दें, आप रिफ़ंड में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि मज़ीद कुछ पूछताछ शुरू हो जाए। अब ये एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन जो रेगुलर टैक्स पेयर है, डेकेड से वो टैक्स पे कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका टैक्स कंसल्टेंट उनको ये मशवरा दे रहा है कि अगर इस रकम के आने से आपकी सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार असर नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बंदे ने मुझे एफबीआर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी तरीका वो उसने अपना ज़ीरो फाइल करता है, छोटा काम है, छोटा कारोबार करने वाला है, उसका फाइलिंग ज़ीरो आती है, लेकिन वो टैक्स पेयर बन रहा है क्योंकि उसको फाइल करना है, वरना अब नहीं होगा तो फिर वही नॉन फाइलर और चीज़ें बहुत सारी रुक जाती। अच्छा, एक दफ़ा वो कह रहे हैं मेरे इस दफ़ा 3,000 रुपये ज़्यादा मेरे वो हो गए, तो मैंने उनसे मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए। वो कह रहा है जुर्म बन गया वो 3,000 एफबीआर से वापस लेना। उसके बाद जो ऑडिट आने शुरू हुए, और वो कह रहे ज़िंदगी में कभी ये नहीं हुआ था कि ऑडिट आया हो, 3,000 रुपये का रिफंड मैंने मांग लिया, वो कर भी दिया, और उसके बाद ऑडिट होने शुरू हो तो गए। वो सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं 3,000 बिल्कुल। रुपये की। तो देखिए बात घूम फिर के फिर ये जो सब चीज़ें जब वो सुनते हैं, अब जैसे जिन दुकानदारों को आप ये ऑफर जाके दे रहे हैं, स्कीम दे रहे हैं, तो वो भी ऐसी ये लतीफ़े और ये कहानियाँ वो सुन के बैठे होते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक बात तय है, देखें इसके बगैर गुजारा होगा नहीं, टैक्स नेट को ब्रॉड किए बगैर अब चलेगा नहीं। और जो टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर ऑलरेडी बहुत परेशान है। तकरीबन कोई 15 खरब रुपए का इन्होंने अपना जो टारगेट रखा हुआ है अगले साल का,
तो आपको क्या लगता है फिर कि कैसे आपको रिलीफ, बिजनेसमैन को रिलीफ, कैसे रिलीफ, कहाँ से, कोई कौन सी और विंडो खुलेगी? नहीं, रिलीफ मतलब ये कि खसारे के बजट में रिलीफ कहाँ से आएगा? मुमकिन नहीं, खसारे का आईएमएफ के होते हुए, खसारे का बजट, और खसारे का देखिए बजट होते हुए। आईएमएफ का भी ये है कि अब ये बड़े बहुत हाई लेवल की बातें हैं, मेरे जैसा छोटा आदमी अगर इस पे गुफ्तगू करे आईएमएफ पे, लेकिन जो हमें सुनाई देती हैं, जो या हमें जो बताई जाती हैं, तो वो ये है कि वो उनकी सारी दिलचस्पी हमारे टैक्सेस लेने पे है। बाकी जो कुछ अखराजात अच्छा, मैं मुल्क एक में बात समझता हूँ, आप मेरी गैर बात माने। तरक्याती, मैं उस पे उनका कोई चेक नहीं रहता। सर बात सारी ये है, आईएमएफ कोई वो ऐसा इदारा तो बैंक है ना एक तरीके का, जी हाँ, जिसने पैसा देना है। फंड दे रहे हैं पैसा देने के बाद वो कहता है ये लो पैसा, वापस कैसे करोगे? वापस, ऑब्वियस, पहले तो वो ये बुनियादी चीज़ पूछता यही है। बुनियादी मसला तो ये है, वो कहता है आपका टैक्स नेट इतना बड़ा नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा आप बताते हैं आप कैसे करेंगे। वो कहते हैं भाई ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जो आप बात बता रहे हैं। फिर वो ये बोलता है कि भाई आप मुझे इस तरीके से अगर आप टैक्स लगाएं या इस जगह कदगन लगाएं तो पैसा रुकेगा और वो फिर आप मुझे दे दिएगा। वो खुद से नहीं बोलता कि भाई तुम आम आदमी का गला दबा दो, उसको दबा दो। ये जब आपके पास कोई ऐसा हल नहीं मौजूद होता हुकूमत के पास, फिर वो कोई अपनी सिफारिश देता अच्छा है। देखें, हमारे वालों ने तो बना ही यही दिया है कि भाई आईएमएफ ने मरवा दिया। अच्छा, और फिर क्या होता है देखें, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं मुल्कों पे, दुनिया में बहुत सारी आ जाती मिसालें होती हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी मुश्किलें आई तो जी सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया, उन्होंने कहा जी फॉर द टाइम बिंग ये है, वो सुपर टैक्स लगा ही आ रहा है। तो अब उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको ख़त्म फौरी तौर पे करें। अगर फौरी तौर पे नहीं करते तो बदतरीज, लेकिन ये कि बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। मफरूज़े पे लगा हुआ है क्या? हाँ, आपने आगे कमाना है और वो पहले भर दीजिए। अच्छा, और एक मैं आपको बताऊं, ये वापस भी नहीं मिलता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे भी लगा दिया था सुपर टैक्स। जी हाँ, तो अगर आप देखें जोन्स पे ये होगा तो इन्वेस्टर का जो है एतमाद शेक होता है। और एक और बड़ी जो मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे एक चीज़ याद आई, आप ही के चैम्बर में मैंने देखा था कि आप, हमारे पास मेरे ख्याल ये एक ही है ईपीजेड। जी कराची में एक है पंजाब कराची में 5 इकोनॉमिक जोन वाले आके आपको ब्रीफिंग दे के गए थे। आपने याद है आपको? भी थोड़े दिन पहले आए थे पंजाब जी हाँ, से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उन्होंने जगह जगह हर पॉकेट के अंदर जो है वो बोला आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी। मैं ये वहाँ उस वक्त बैठा हुआ मैं ये सोच रहा था हमारा एक लगा हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, जो यहाँ लगे हुआ, और ऊपर से वो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से इंडस्ट्री ले जाके पंजाब में लगा दें। थोड़ी बहुत थोड़ा सा उसमें मॉडस ऑपरेंडाई का भी फ़र्क है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कराची एक्सपोर्ट पैसेज जोन में। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो नुक्ते की बात है आप भी अप्रिशिएट करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो, उसमें कहा जाता है जी सन 2030 तक इस पर टैक्स हॉलीडे है या सन 2050 तक टैक्स हॉलीडे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 1985 में बना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और यहाँ पे था 2000 तक टैक्स हॉलीडे था। वो सन 2000 आ गया, टैक्स हॉलीडे ख़त्म हो गया हमारा। अभी भी हमारे पास तकरीबन 100 एकड़ बाकी है। अब उसके ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है, उसकी इन्वेस्टर के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इसमें जो प्लॉट दिया जाए उस पर इंसेंटिव शुरू होना चाहिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। डेट ऑफ, मैं कहता हूँ आप जब काम शुरू, लेकिन ये ईयर मार्क जब आपने जब तक 1-1.5 साल तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में, जी हाँ, इंडस्ट्री लगाने में देखिए, तो लग जाता है। मैं तो इसलिए मैं डेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मांगता, मैं कहता हूँ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर मैंने डेट ऑफ प्रोडक्शन कर दी तो फिर तो मैं डेट खरीद लूँगा और मैं देखता रहूँगा, अगर कोई अच्छा ग्राहक मिल रहा है तो मैं उसको बेच दूँ। लेकिन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तक तो एटलीस्ट होना चाहिए कि देखें, मैं आया 1990 में, उससे पहले 5 साल 6 साल पहले से लोग काम कर रहे थे, तो मेरे वो 5-6 साल ज़ाया हुए ना। अगर मुझे भी आप डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से दें तो मेरे पास भी इक्वली 20 ईयर्स होंगे या 10 ईयर्स होंगे या 5 ईयर्स होंगे। तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, और ये होना चाहिए, इंसेंटिव शुरू होने चाहिए वहाँ से, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। आपने जैसी प्लॉट लिया आपकी वो शुरू हो गई, और जी बिल्कुल उस दिन से शुरू। और दूसरी बात ये कि जो हुकूमत को लोग बता रहे हैं कि जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ख़त्म कर दें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ख़त्म कर दें, यहाँ भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हज़ारों लाखों लोगों को ये फीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन जोन्स को बंद कर देना चाहिए। ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, इनको आगे उनको कन्विंस करना चाहिए कि हम इस तरह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं हो सकते, बंद नहीं हो सकते। आगे आप अपनी फिर जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे कि आपकी तो स्टेबिलिटी नहीं है किसी पॉलिसीज़ के अंदर। तो हम तो सबसे
सब देखिए, अहम चीज़ यही मांग रहे हैं कि आप पॉलिसी का तसलसल कायम रहे। अब आपने पॉलिसी की बात की तो पॉलिसी से मैं आपको बताऊं कि पॉलिसी में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो 50-50 साल से यहाँ पे गाड़ियों के कारखाने लगे हुए हैं वो वो अभी बहुत बड़ा अभी वो डिलीशन प्रोग्राम में नहीं गए, वो असेंबलर ही हैं। जी हाँ। और उन्होंने शायद कभी, मेरे ख्याल है 100 गाड़ियाँ भी सबने मिलकर 100 गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट टू अब्रॉड नहीं हुई होंगी। तो कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कहते हैं अफ्रीका जाती चली जाएंगी या सुजुकी या अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि सुनते 100 हैं, गाड़ियाँ चली गई हों। लेकिन सुनते ये कि जरूर हैं। पॉलिसी का लफ्ज़ Yes. आपने कहा तो मेरे जहन में बात है कि अब पॉलिसी को भी कुछ ठीक हो गया चेंज सर, करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त हो गया हमारा खत्म। बहुत शुक्रिया आपका बहुत सर शुक्रिया। वक्त देने के लिए। आज एक बार फिर हम, जब तक बजट नहीं आ जाता, तारीख में कहते हैं कि नई तारीख आती रहेगी, हम कोशिश तारीख करेंगे पे तारीख। तारीख पे तारीख होती रहेगी। हम नए नए सेक्टर्स, नए नए लोगों से बात करते रहेंगे। आखिरकार वफाक की तरफ ही जो है वो बजट को देखा जाता है, फिर उसके बाद सूबाई बजट सबसे आते हैं। लेकिन मेन जो है वो कहते हैं ना कि आपको एक लाइन मिल जाती है, फिर उसी का तसलसल जो हम देखते चले जाते हैं कि तमाम सूबे भी और उसी तरीके से अगर रिलीफ देना होता है तो वो भी रिलीफ देते हुए आते हैं, या फिर अगर सख्ती करनी होती है फिर सूबे भी सख्ती करनी शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा सिलसिला इस वक्त बजट का। बजट 12 तारीख को अब आना है, देखते हैं कि उसके बाद क्या रिलीफ होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुपर टैक्सेस और इस तरह के जो केसेस, कैपिटल गेन टैक्सेस, इसके अंदर ख़ास कर कहा जा रहा है कि आप में कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, तो ही इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद नज़र आएगी और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।